एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि उस दोषी ने अज़ा का गला काट दिया था और अज़ा जमीन पर गिर गया था। टोमा अपने भाई की हालत को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। वो दोषी अज़ा की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि बंदे में दम तो था, लेकिन अफसोस वो केवल एक इंसान था, इसलिए वो हार गया। वो अज़ा के बाल पकड़ने ही वाला था कि अचानक से अज़ा उसकी तरफ घूमता है और हम अज़ा के गले को देख पाते हैं जो काटा हुआ था और उसके ऊपर अजीब से निशान बन रहे थे। अज़ा एक झटके में उस दोषी का जबड़ा उखाड़ते हुए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वो टोमा के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर वो खड़ा होकर क्या कर रहा है, मैंने तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा था, जाओ जाकर उन्हें खत्म करो। और इस मोमेंट तक अज़ा का गला पूरी तरह से हील हो चुका था और उसके गले पर वो अजीब से निशान पूरी तरह से दिखने लगे थे। दोषी खुद भी बड़ा हैरान था कि आखिर इसका गला रीजनरेट कैसे हुआ। कहीं गड्ढे में जब ये बेहोश था तब ये फूलों के साथ मर्ज तो नहीं हो गया था। उसके बाद अज़ा उससे पूछता है कि कुछ वक्त पहले मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी, आखिर वो क्या चीज थी। और जैसे ही ये बात उस दोषी को मालूम पड़ती है कि अब अज़ा भी ताओ को सेंस कर सकता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अज़ा उससे पूछता है कि क्या ये एक अलग पावर है, क्या इससे टेंशन को मारा जा सकता है। फिर वो दोषी अज़ा के ताओ को सेंस करता है और उसके फटके 4 हो जाती है क्योंकि अज़ा के अंदर का ताओ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो मॉन्स्टर अज़ा के ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अगर ये बंदा जिंदा रहा तो इनके ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। दोषी अज़ा के दोनों हाथों को तोड़ देता है, लेकिन वो फिर से हील हो जाते हैं और उसके हाथों पर भी वही अजीब से निशान बन जाते हैं। अज़ा कहता है कि उसे नहीं पता उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकत महसूस कर रहा है। उसकी बात सुन दोषी कहता है तुम्हारे शरीर में हो रहे बदलावों को देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्या पता अब तुम इंसान ना हुए तो। उसकी बात सुन अज़ा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब बदलते रहते हैं। एंड वैसे भी मुझे बस एक ही चीज के बदलने से फर्क पड़ता है, जो मैं चाहता हूँ कभी ना बदले। दोषी उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसे क्या चीज है। अज़ा कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम एक इंसान नहीं हो। एंड हमें अज़ा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों को लुटेरों के एक ग्रुप ने पकड़ लिया था और वे दोनों इन भाइयों को भी लुटेरा बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों भाई दिखने में काफी शरीफ लग रहे थे, इसलिए एक लुटेरा उनके ऊपर कट्स लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो लुटेरा सबसे पहले टोमा के चेहरे पर कट्स लगाने वाला था, इसलिए टोमा को बचाने के लिए अज़ा खुद से ही अपनी आंख फोड़ लेता है और उन सबसे कहता है कि अब शायद से मैं शरीफ नहीं लग रहा हूँ, अगर तुम में से किसी को शरीफ लग रहा हूँ तो आगे बढ़ो, जितने चाहिए उतने कट्स मेरे ऊपर लगा दो। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां अज़ा उस दोषी की नाभि पर अटैक कर देता है और उसे डैमेज कर देता है। जब दोषी फिर से अज़ा के ताऊ को देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। अज़ा के अंदर की ताऊ कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही थी। दोषी अज़ा के ऊपर अपने ताऊ से अटैक करता है जिसे अभी तक तो अज़ा नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंख बदलती है और अज़ा उसके ताऊ को देख पाता है, जिससे वो आराम से डोज कर लेता है। फिर अज़ा उस दोषी से कहता है कि तुम्हारा शरीर किसी अनजान चीज से भरा पड़ा है और मैं उस चीज को बड़े आराम से देख पा रहा हूँ। मतलब कि अब अज़ा भी उसके अंदर के ताऊ को देख पा रहा था। इससे उस दोषी की और भी ज्यादा फट जाती है और वो सोशल मॉन्स्टर को अपनी मदद करने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन उन्हें तो टोमा ने पहले ही मार दिया था। फिर दोषी अज़ा पर अटैक करने के लिए अपने हाथ में ताऊ को इकट्ठा करने लगता है, जिसे अज़ा पहले ही देख लेता है और उसके हाथ को कुचल देता है। फिर अज़ा भी उस दोषी की तरह ही करता है और अपने ताऊ को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेता है और उस दोषी पर अटैक कर देता है। इस अटैक से उस दोषी को लगी चोट हील नहीं हो पाती और जिससे अज़ा समझ जाता है कि अब ये मरने वाला है। अज़ा उससे कहता है कि मरने से पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब देते जाओ। सबसे पहले टेंशन कहाँ पर है। फिर हम टोमा को देखते हैं जो अज़ा को ही देख रहा था। अज़ा को देखकर टोमा को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसका भाई नहीं बल्कि कोई और ही बंदा खड़ा है। टोमा को इस बात की खुशी तो थी कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ठीक है या फिर नहीं। ऊपर से उसके शरीर पर धीरे धीरे करके अजीब से निशान बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद हम तामिया को देखते हैं जिसके कंधे पर बैठी हुई मैं उसे बता तो रही थी कि ताऊ को कैसे यूज करना है, लेकिन तामिया को उसकी बात ही समझ नहीं आ रही थी। तामिया और गाबीमारू वहां पर शोशिन से लड़ रहे थे एंड यामाडा असाइमोन उनकी चीर फाड़ कर रहा था। वो असाइमोन उन मॉन्स्टर्स के बायोलॉजिकल वीकनेस को खोजने की कोशिश कर रहा था। वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा अजीब थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा अजीब मे थी। गाबीमारू को अभी तक मे के बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं था कि आखिर वो क्या चीज है। गाबीमारू मे के बारे में सोचते हुए उसकी तरफ घूर रहा था, जिस वजह से मे फिर से रोने लगती है। तामिया गाबीमारू से कहता है देखो तुमने इसे रुला दिया, अगर तुम इस तरह से लड़कियों को घूरोगे तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। गाबीमारू कहता है मुझे चलेगा, वैसे भी मैं मैरिड हूँ। इस पर तामिया कहता है इसके बावजूद तुम्हें अब किसी को इस तरह से नहीं घूरना चाहिए क्योंकि अब तुम मेरे चेले जो हो। ये सुनकर गाबीमारू कहता है मैं किसी का चेला नहीं हूँ। इन दोनों के कन्वर्सेशन को वो असाइमोन मॉनिटर सुन रहा था और प्रेजेंट के गाबीमारू को देखकर वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये वही गाबीमारू दो होलो है जिसकी दहशत से हर कोई कांपता था। और इसी बीच वहीं पर एक दोषी तामिया पर पीछे से अटैक कर देता है,
लेकिन तामिया अपनी स्किल्स की वजह से उससे बच जाता है। फिर वो दोषी मे को तामिया से दूर ले जाता है। वो दोषी मे के आगे झुकता है और उसे मे सामा कहकर पुकारता है, जो देखकर सारे लोग काफी हैरान होते हैं। उस मॉन्स्टर की बातों से हमें पता चलता है कि मे होराई में ही रहा करती थी, लेकिन किसी कारण की वजह से मे गायब हो गई थी। मे के गायब हो जाने से इन लोगों को काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने मे को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन इन्हें मे कहीं नहीं मिली। रेन सामा नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें मे को खोजने से मना भी कर दिया था, लेकिन आज इन्हें मे मिल गई, जिस वजह से वो दोषी मॉन्स्टर्स काफी खुश थे। वो मे को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। गाबिमारू उस मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो सुन वो दोषी कहता है, मैं सेम यही चीज तुमसे पूछना चाहूंगा। मुझे नहीं पता मे सामा तुम्हारे साथ क्या कर रही है, लेकिन इनका तुम इंसानों के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, बल्कि टेंसेन की तरह इनका भी पावर सोर्स तुम इंसान ही हो। उसकी बात सुन गाबिमारू काफी हैरान होता है कि उसका मानना बिल्कुल सही था, ये इंसान नहीं है। अब गाबिमारू सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो उस दोषी से बिना लड़े उसे मे को लेकर जाने दे, या फिर वो फालतू की मुसीबत अपने सिर ले जो उसके लक्ष्य में एक बाधा बन सकती है। गाबिमारू कुछ सोचता कि मे उसकी तरफ देखकर फिर से रोने लगती है, और अगले पल गाबिमारू मे के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दोषी गाबिमारू को देखकर कहता है कि अगर तुम मे सामा की मदद करने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुन गाबिमारू कहता है, मुझे पता है कि तुम सही हो, वैसे भी मैं खुद भी ये चीज नहीं करना चाहता। मैं फालतू की झंझट को सिर लेने वाला इंसान नहीं हूँ, और मैं खुद भी हैरान हूँ कि ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर इसे रोने नहीं दे सकता, और मेरे लिए बस इतना काफी है। फिर वो दोषी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी हमें तुम सबको तैन में ही बदलना है। हमें बोलते ही उसके पीछे से एक और दोषी निकल आता है। भगवान जाने अब तक वो कहाँ छिपा हुआ था। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे आसमान में उड़ने वाले और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आ जाते हैं, और उन दोनों दोषी के चेहरे भी इन कीड़ों से मैच कर रहे थे, जिससे हमें एक बात समझ आती है कि इस आइलैंड पर जितने भी मॉन्स्टर्स और कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको ये दोषी कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोषी गाबिमारू से पूछता है कि तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, इसके बावजूद तुम मे सामा की मदद क्यों कर रहे हो। जो सुन गाबिमारू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा पुराना वर्जन अभी तक इसे छोड़कर जा चुका होता। उसके बाद गाबिमारू अपने मन में ही सोचने लगता है कि जब से वो लोग इस आइलैंड पर आए हैं, गाबिमारू अलग ही बिहेव कर रहा है, और इस बात का उसे बुरा नहीं लग रहा। फिर गाबिमारू उनसे कहता है कि उसकी मदद करना जिसने कभी आपकी मदद की हो, ये तो आम बात है, और तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो, वो तो तुम्हारी तरह दिखती भी नहीं है। वो दोषी बताता है कि हम ताओ को स्टडी करते हैं और उसे मास्टर करने की ट्रेनिंग भी, और मे सामा उस ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर तामिया कहता है, ट्रेनिंग करते हो, लेकिन तुम तो मॉन्स्टर हो। जो सुन दोषी कहता है, ताओ हर चीज के अंदर होता है मूर्ख इंसान, चलो अब तुम टैन बनो। उससे पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ताओ को मास्टर करने के 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बोचू जुत्सु, क्योंकि इसमें एक पार्टनर का होना जरूरी है, क्योंकि ये चीज यिन एंड यांग या फिर कांग्रेस से जुड़ा होता है। अब तामिया को इस कांग्रेस का मतलब नहीं समझता, तो वो मॉनिटर उसे बताता है कि कांग्रेस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर वो दोषी आगे कहता है कि हर चीज यिन या फिर यांग में से एक चीज पॉजेस करके रखती है, और जब दो पार्टी आपस में इंटीमेट होती हैं, तब ये सर्कुलेट होती है। इसे ही बोचू जुत्सु कहा जाता है। यिन एंड यांग के सर्कुलेशन एंड रिपीटेशन से ताओ को उसके मैक्सिमम लेवल तक ले जाया जा सकता है। तेंसेन ने इस टेक्निक की खोज की थी। तेंसेन के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, इस वजह से उसके अंदर यिन एंड यांग का सर्कुलेशन होते रहता है। ये सुन गाबिमारू को समझ आ जाता है कि जब भी तेंसेन अपना जेंडर स्वैप करता है, तब वो यिन एंड यांग को सर्कुलेट करता है। उदोशी आगे बोलता है कि हम तेंसेन की तरह नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ यांग होते हैं और मे के अंदर यिन है, यानी कि हमें मे की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर वो सारे लोगों के होश का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोषी आगे कहता है कि मे और तेंसेन का ओरिजिन सेम है, लेकिन मे केवल यिन को ही पजेस करती है, इसलिए रेन सामा ने उसे पैलेस से निकाल दिया था और उसके सामने 2 रास्ते रखे थे, या तो वो कुत्ते की तरह मारी जाए या फिर ट्रेनिंग पार्टनर बनके सबकी हेल्प करे एंड मे ये बात याद रख सके। इसके लिए रेन ने उसकी पीठ पर वो जख्म का निशान भी बना दिया था। ये सब सुनकर तो गाबिमारू के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर दोनों दोषी गाबिमारू से लड़ने के लिए अपना किशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों तेंसेन जितने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी गाबिमारू को उन्हें हरा पाना मुश्किल लग रहा था। गाबिमारू एक फायरबॉल बनाकर सोचने लगता है कि उसे ताओ को यूज करना सीखना ही होगा। अगर उसे मे की बात समझ आ गई तो ही शायद वो ताओ को यूज कर पाएगा। पीछे से वो मॉनिटर कहता है कि तुम ताओ को देखने के लिए अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहे हो। ताओ को देखने के लिए तुम्हें कमजोर और स्ट्रॉन्ग दोनों स्टेट में रहना होगा। उसके बाद मे गाबिमारू की मदद करने के लिए आगे आती है
और वो मॉनिटर कहता है कि ताओ को यूज करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड में रहना होगा। तुम्हारे केस में गाबेमारू तुम्हें थोड़ा सा कमजोर होना होगा। गाबेमारू कहता है हम लड़ाई के बीच में हैं, मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ। जोसुन मॉनिटर कहता है तुम्हें होना होगा, बिना इसके तुम ताओ को नहीं देख सकोगे। लेकिन इसके बाद भी गाबेमारू नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने दिमाग को कमजोर कैसे करे। फिर मे कहती है कमजोरी ही ताकत का बीज होती है। जोसुन गाबेमारू को पहले दिन की सागिरी के साथ लड़ाई की बातें याद आ जाती हैं और फिर गाबेमारू ताओ को देख पाता है। वो मॉनिटर कह रहा होता है कि इसे रातों रात नहीं सीखा जा सकता कि तभी गाबेमारू कहता है कि हो गया, मैंने सीख लिया इसे। जोसुन वो मॉनिटर तो बस हैरान रह जाता है कि गाबेमारू बस एक एक्सप्लेनेशन से ताओ यूज करना कैसे सीख गया। उसके बाद हम गाबेमारू को देखते हैं जो सच में ताओ को देख पा रहा था। अब गाबेमारू अपने अंदर एक अलग ही पावर को महसूस कर पा रहा था। वो अपने पीछे की चीज जिन्हें वो देख नहीं सकता उन्हें भी सेंस कर पा रहा था। वो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कर दूसरों की कमजोरियों को भी सेंस कर पा रहा था। गाबेमारू एक ऐसी चीज फील कर रहा था जिसे उसने इवागाकुरे में ट्रेनिंग करते वक्त कभी नहीं किया। उसके बाद गाबेमारू बिल्कुल एक टेंसेन की तरह ही ताओ को यूज करता है और अंत में उन दोनों दोषी को मार देता है। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि होको सब लोगों को होराई के अंदर लेकर जाता है, जहां पर एक हेरमिट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, जो अंदर घुसते ही होको का सिर उड़ा देता है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।